हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेमन एक्सपीरियंस चैनल पर। अब तक हमने देखा था जहां रे को पता चलता है कि उसकी एक फियांसे भी है और ये जानकर रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो बेलिना से पूछ रहा होता है कि बेलिना, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी एक फियांसी है। तभी बेलिना बोल रही होती है, यंग लॉर्ड, आपको यहाँ पर इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पर काफी ज्यादा डम एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही नहीं है। हमें पता है कि हम आपके अभी माइंड को रीड कर पा रहे हैं, तो आप इतना ज्यादा शर्माइए मत। तभी वहां पर एरिना बोल रही होती है कि हम यहाँ पर एमिली रिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर रिफॉल्ट काउंटी की तरफ से आती है। जहाँ ये नाम सुनकर रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो वुमेन काफी ज्यादा डेंजरस है। जहाँ हमें रे बता रहा होता है कि एमिलिया रिफॉल्ट अपने काउंटी के अंदर में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है और वो नोबलों के अंदर में भी नोबल मानी जाती है। वहाँ के सारे लोग एमिलिया को एक गॉड की तरह में पूछते हैं। बट हाउ एवर वो आगे जाकर अपने ही कंट्री के खिलाफ में रिबेल करेगी और नॉर्थ के विच के रूप में जानी जाएगी। और वो यही नहीं रुकेगी, वो आगे जाकर डेल्फिन डिसर के साथ में अपना हाथ मिलाएगी और पर्डियम के डाउनफॉल के अंदर में वो अपना आखिरी नेल को घुसाएगी। जहाँ ये बात सुनकर रे काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और तभी वो बेलिना से पूछ रहा होता है कि मेरे फादर यहाँ पर कब रिटर्न करने वाले हैं। जहाँ बेलिना रे को बता रही होती है कि यंग लॉर्ड यहाँ पर कम से कम एक हफ्ते के अंदर में आएंगे। जहाँ पर रे ये बात सुनकर सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी एक हफ्ते हैं और ये काफी ज्यादा इनफ टाइम है। जहाँ रे वहां से जाते हुए बोल रहा होता है अब टाइम आ चुका है कि अब हमें रिफॉर्ट काउंटी की तरफ में जाना चाहिए। जहाँ ये सुनकर बेलिना पूछ रही होती है कि आप क्या बात कर रहे हैं यंग लॉर्ड, अभी तो यहाँ पर यंग लेडी का बर्थडे भी नहीं आया हुआ है, तो आप वहां पर इतना जल्दी विजिट क्यों करना चाह रहे हैं। जहाँ पर रे उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि वहां पर हम लोग मनी लेने के लिए जा रहे हैं। और भाई मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर रे भाई मैरिज से पहले ही दहेज लेने के लिए निकल चुका है। बट भाई तू अगर इंडिया के अंदर होता तो तेरे ऊपर केस चल रहा होता। बट भाई तू तो ये भी दिमाग लगा लेगा कि तू बोल देगा कि भाई मैं यहाँ पर मैरिज से पहले गिफ्ट ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो इंडिया के अंदर में लीगल है। क्या मतलब कि मैं अपने ब्लैक मनी को यहाँ पर मैरिज के अंदर में वाइट कर रहा हूँ। जहाँ पर पुलिस भी लाइक भाई मैं यहाँ पर करूँ क्या, यहाँ तो गिफ्ट बोल के अपने ब्लैक मनी को वाइट कर दिया और मेरे आंख के सामने में ये सब चीज हुआ और मैं कुछ कर ना पाया। क्या मतलब कि भड़ो मैंने तुम लोगों को आइडिया दे दिया कि मैरिज के अंदर में अपने ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना है। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहां पर हमें एमिलिया रिफॉल्ट को दिखाया जाता है। और भाई तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया, उसके चेहरे के ऊपर में एक स्पाइडर है। क्या मतलब कि तुम लोग का ध्यान कहीं और जा रहा था, पहले अपने आंखों का जगह चेकअप करवाओ डॉक्टर के पास में। तभी एमिलिया बोल रही होती है कि तुम ये मेरे शूज को यहाँ पर पहन लो। जहाँ हमें उसके सामने में एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्ची बोल रही होती है कि यंग लेडी एमिलिया, ये काफी ज्यादा महंगा और ये काफी ज्यादा रॉयल शूज है, मैं आपके ऐसे शूज को कैसे पहन सकती हूँ। जहाँ एमिलिया बोल रही होती है अगर मेरे लैंड के ऊपर में किसी को भी बिना शूज का चलना पड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हो सकती हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं यहाँ पर हो सकता है। जहाँ पर वो अपने गार्ड से बोल रही होती है कि वो सारे के सारे लोगों को यहाँ पर फूड और शेल्टर प्रोवाइड जल्द से जल्द करो। तभी हमें उसके सारे के सारे गार्ड्स को दिखाया जाता है जो उन सारे लोगों को फूड और सप्लाईज को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तभी हमें मेले को दिखाया जाता है जो वहां से जा रही होती है। तभी वहां पर सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि यंग लेडी एमिली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हमारा क्या होता। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहां हमें रिफॉल्ट काउंटी के अंदर में एमिलिया के गार्डन का सीन दिखाया जाता है। जहां हमें एमिलिया और उसके गार्ड को दिखाया जाता है, जहां वो गार्ड बोल रहा होता है यंग लेडी आज आपने बहुत अच्छा काम किया है। तभी हमें पता चलता है कि ये एमिलिया का स्कॉट नाइट बर्नफ है। जहां एमिलिया बर्नफ से बोल रही होती है कि हम मेरे फादर हमेशा से कहते हैं आए हैं कि हमें हमेशा अपने कंट्री के साथ में ओबीडियंट रहना है और हमेशा अपने कंट्री के लोगों का एब्सोल्यूट ओबीडियंस लेकर रखना है। जहां वो अपने बिल्ली को सहलाते हुए बोल रही होती है कि बट मेरे फादर को ये नहीं पता है कि इन भड़ों का कैसे एब्सोल्यूट ओबीडियंट पाया जाता है, बस इन कुत्तों को कुछ खाने पीने का दे दो और थोड़ा सा रहने का जगह दे दो तो ये सारे के सारे लोग तुम्हें भगवान की तरफ पूजना स्टार्ट कर देंगे। तभी बर्नफ एमिलिया से बोल रहा होता है कि यंग लेडी आप इसी तरीके से काम कीजिए और आप सारे लोगों का हार्ट को जीत लीजिए, ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा आपके फ्यूचर सक्सेसर के कंपटीशन के अंदर में आगे बढ़ने में। जहां एमिलिया ये बात सुनकर उसकी तरफ देख रही होती है, तभी वो अपने पैर से उसके फेस के ऊपर में अटैक करते हुए बोल रही होती है तुम्हारे डुअल के साथ में क्या हुआ जो तुम फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ के साथ में करने वाले थे। तभी बर्नफ एमिलिया से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है कि मैं वहां पर अननेसेसरी अटेंशन को हटाने के लिए उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहा था। अगर मैं वहां पर जीत जाता तो सारे के सारे लोग आपके ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन ला देते और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप यहाँ पर अपने क्लॉज को इतना जल्दी दिखा दे और सारे लोगों का अटेंशन यहाँ पर इतना जल्दी ग्रैब कर लें। बट हाउ एवर ये आपका स्वॉर्ड हमेशा आपके साथ में लॉयल ही रहेगा। तभी एमिलिया बोल रही होती है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया और तुम्हें इतना ज्यादा बड़ा बनाया। जहां वो बर्नफ के हेड को ऊपर करते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो वीक बनने के लिए। तभी वो बर्नफ से पूछ रही होती है कि मर्चेंट के साथ में हमारा क्या हाल चल रहा है। जहां पर बर्नफ बता रहा होता है कि अगर आप आर्कडम मर्चेंट गिल्ड के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां वो बता रहा होता है जितने भी मटेरियल्स फॉरेस्ट के सामने में बाउंड्री को बिल्ड करने में लगने वाले थे जो पर्डियम को दिया गया था वो सारे के सारे ऑर्क के अटैक के द्वारा में आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और हमारे गिल्ड के द्वारा उन सारे के सारे डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट को खरीदा जा रहा है। ऑल दो जितने भी सपोर्ट फंड हमारे काउंट रिफॉर्ड ने पर्डियम को हर साल भेजे हैं उन सारे के सारे सपोर्ट फंड को हमारे गिल्ड के द्वारा में रिकवर कर लिया गया है। और मोर ओवर जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स जो पर्डियम को छोड़कर वहां से बाहर आ रहे हैं हम उन सारे के सारे मिलिट्री सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। उनमें से काफी तो ऐसे हैं जो बैटलफील्ड के अंदर में काफी ज्यादा वेल ट्रेंड है और वो बारबेरियन ट्राइब के साथ में फाइट कर चुके हैं और वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। तभी एमेलिया बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर बहुत अच्छे कर रहे हो, हमारे गिल्ड को इसी तरीके से हाइड करके रखो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा ट्रू आइडेंटिटी क्या है और हम अपने स्ट्रेंथ को अभी बिल्कुल छुपा कर ही रखेंगे, हमें नहीं पता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है।
तभी उन्हीं के बीच में एक बटलर आते हुए बोल रहा होता है कि मिस एक्सक्यूज मी, आपके लिए यहाँ पर कुछ न्यूज आया हुआ है। तभी वहां पर बर्नफ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि यंग लेडी यहाँ पर अभी रेस्ट कर रही है और तुम्हें किसने परमिशन दिया यहाँ पर आने के लिए। तभी वो बटलर बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर माफ करिएगा, बट अभी हमें एक न्यूज रिसीव हुआ कि यंग लॉर्ड रे यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तभी एमिलिया उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पर वो पंक क्या कर रहा है। तभी वहां पर वो बटलर बता रहा होता है कि वो यहाँ पर आपसे मर्चेंट गिल्ड के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। जहाँ ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहां हमें विजिटिंग रूम के अंदर में एमिलिया और रे को आमने सामने में दिखाया जाता है। जहां रे बोल रहा होता है कि एमिलिया बहुत टाइम हो चुका है तुमसे मिले हुए। जहां एमिलिया रे की तरफ में देखते हुए काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है और उसके हाथ में बिल्ला उसकी तरफ घुरा रहा होता है। तभी एमिलिया बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके का मैनर्स नहीं है, तुम यहाँ पर बिना इन्विटेशन के यहाँ पर अचानक से विजिट करने के लिए आ गए। जहाँ रे एमिलिया से बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा अभी बर्थडे हाल ही में आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ एडवांस में गिफ्ट लेकर आ जाऊं। जहाँ ये बोलते हुए रे उस टेबल के ऊपर में एक फूल रखता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि मैंने मर्चेंट गिल्ड से तुम्हारे लिए ये पिक किया और इसका फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ कि आगे से मैं उसी मर्चेंट गिल्ड तुम्हारे लिए ये फ्लावर लेकर आऊंगा। और मुझे उस मर्चेंट गिल्ड का नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या था, हाँ मुझे याद आया, आर्कटम मर्चेंट गिल्ड, आई बिलीव यही होगा नाम शायद। जहाँ एमिलिया उसकी तरफ में देख रही होती है, तभी वो वहां पर खड़ा होती है, बोल रही होती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं तुम्हारे गिफ्ट को यहाँ पर रिसीव कर चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, गुड बाय। तभी वहां पर रे अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए एमिलिया को बोल रहा होता है कि सिट डाउन। जहाँ एमिलिया को काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर फील हो रहा होता है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि ये प्रेशर यहाँ पर कैसा है। जहाँ वो सोच रही होती है कि ये मेरे सामने कभी बोलने का हिम्मत नहीं करता था और मेरे सामने आता तो काफी मुश्किल से ही कुछ वर्ड बोल पाता था, और ये इतना ज्यादा इंटेंस प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है। तभी रे वहां पर उस कप को उठाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे अब यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाना चाहिए, तुम मुझे यहाँ पर 10,000 गोल्ड तुरंत के तुरंत दोगे और ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है। जहाँ ये बात सुनकर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ पर वो रे के ऊपर में चलाते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर अचानक से विजिट करने के लिए आ गए और हम अपने फियांसे से यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट में कैसे पैसा मांग सकते हो, और क्या मैं ये समझो कि काउंट पर्डियम के विशेष में से एक है। जहाँ रे एमिलिया से बोल रहा होता है, अरे ना रे, यहाँ पर मेरे फादर का इस मैटर से कुछ लेना देना है ही नहीं, मैं तुमसे बस यहाँ पर जस्ट मनी मांग रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मुझे साफ साफ पता है कि मुझसे मैरिज करने का प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर रही हो, क्या मैं सच बोल रहा हूँ ना एमिलिया। जहाँ ये सुनकर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी रे उससे बोल रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर एक स्कॉट नाइट को उठाया जाता है एज ए एग्जांपल, और तुम ये समझो कि तुम यहाँ पर इस लैंड के ऊपर में कब्जा करना चाहती हो और इसका लॉर्ड बनना चाहती हो, बट तुम इसे कुछ ज्यादा ही बन सकती हो। बट उससे पहले मैं तुम्हारे एक सीक्रेट को उजागर करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर सक्सेसर के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अपने पावर को सीक्रेटली काफी ज्यादा बढ़ा रही हो। क्या अगर होगा कि सारे लोगों को ये पता चलेगा कि अब फॉर्ट काउंटी के अंदर में तुम ये सब क्या कर रही हो और यहाँ पर सक्सेसर का रेस को काफी जल्दी में खत्म करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सक्सेसर बनने का काफी बड़ा चुल मचा हुआ है। जहाँ हमें एमिलिया को बिल्ली को दिखाया जाता है जो रे के ऊपर में काफी जोर से गुर्रा रहा होता है। जहाँ पर एमिलिया बोल रही होती है कि यंग लॉर्ड, आप यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकते, एज अ जोक भी आप यहाँ पर ये बात नहीं बोल सकते हैं। जहाँ रे बोल रहा होता है एमिलिया से कि तुम इस बारे में टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं इसे थोड़ा सा सीक्रेट जरूर रखूंगा, बट अब मैं अगर इस रूम से खाली हाथ बाहर गया तो ये वर्ड का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। जहाँ एमिलिया ये बात सुनकर बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात बोलते हुए अपने विजिटिंग रूम के अंदर में बर्नफ को बुला लेती है। जहाँ हमें बर्नफ को दिखाया जाता है जो आगे आते हुए बोल रहा होता है कि यंग लॉर्ड रे, आपसे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। जहाँ रे बर्नफ को देखते हुए सोच रहा होता है तो ये है बर्नफ जो हमेशा एमिलिया के साइड में खड़ा रहता है और इसका स्ट्रेंथ को यहाँ पर फर्स्ट स्वॉर्ड ऑफ नॉर्थ के साथ में कंपेयर किया जाता है। तभी रे वहां पर बोल रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर मरा तो क्या यहाँ पर वॉर स्टार्ट नहीं हो जाएगा और तुम यहाँ पर श्योर हो कि तुम उसे हैंडल कर लोगे। जहाँ एमिलिया बोल रही होती है, ऑफ कोर्स हम लोग इसे आराम से हैंडल कर लेंगे, हम बस इतना बोल देंगे कि यहाँ पर एक पागल व्यक्ति आया और यहाँ पर आकर वो केओस मचाने लगा और हमारे स्कॉट नाइट के द्वारा वो हत्या चढ़ गया और वो मारा गया और वर्ल्ड को बस तुम्हारे बारे में इतना ही पता चलेगा कि तुम यहाँ पर मरे कैसे। जहाँ ये बोलते हुए एमिलिया बर्नफ को बोल रही होती है कि इसे यहाँ पर जल्द से जल्द मार दो। जहाँ हमें बर्नफ को दिखाया जाता है जो अपने शॉट को निकालते हुए बोल रहा होता है कि यंग लेडी जैसे आपका इच्छा, मैं इसे अभी जान से मार देता हूँ। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ऐसे मेरे साथ में खेलना चाहते हो, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे भी अब लग रहा है कि थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। इसी के बाद हमें बर्नफ और रे को दिखाया जाता है जो आमने सामने में देखकर एक दूसरे को ऑरा अपने रिलीज कर रहे होते हैं। जहां बर्नफ रे की तरफ में देख ही रहा होता है, तभी रे को महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी रे ये नोटिस करता है कि उसके पीछे में एक असैसिन है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। तभी असैसिन अपने स्वॉर्ड को रे के चेयर के अंदर में घुसा देता है। जहां हमें रे को दिखाया जाता है जो उसके अटैक को कम्प्लीटली डॉज कर जाता है। जहां रे जमीन पे रोल करते हुए उस असैसिन के ऊपर में एक किक मारता है। जहां पर हमें उस असैसिन को दिखाया जाता है जो विंडो को तोड़ते हुए विंडो से बाहर चला जाता है। जहां ये देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी रे बोल रहा होता है, क्या बात है, यहाँ पर मुझे मारने के लिए एक असैसिन रखा गया और इतना ज्यादा हम्बल एक्ट कर रहे हो तुम लोग मेरे सामने, कितने पुअर अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे सामने में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साला तुम लोग का इतना दिन खराब आ चुका है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें एक असैसिन को हायर करना पड़ रहा है। तभी हमें रे को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए बर्नफ के ऊपर में अटैक कर देता है। जहां पर बर्नफ
रे का अटैक को कम्प्लीटली ब्लॉक कर जाता है, जहाँ रे बोल रहा होता है कि अरे फोर्ड को सिस्टर चार का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर बर्नफ बोल रहा होता है यंग लॉर्ड मुझे माफ करिएगा, बट आप ही थे पहले जो यहाँ पर आकर काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे, और आप यहाँ पर किसी यंग लेडी को यहाँ पर आकर ऐसे परेशान नहीं कर सकते, और बिना इनविटेशन के कहीं पर भी विजिट करना आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर पोलाइट होने का, और आप यहाँ पर ऐसे पर्सन नहीं है जिसके सामने हम पोलाइट होंगे। जहाँ पर ये बोलते हुए बर्नफ रे के स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जहाँ पर वो वापस से रे के ऊपर में ऊपर से अटैक करता है। तभी हमें रे को दिखाया जाता है जो उसके अटैक को डॉज कर रे बर्नफ की बॉडी के ऊपर में एक रोल मारता है, जहाँ पर रे नीचे आते हुए बर्नफ को एक किक मारता है, जहाँ पर बर्नफ रे से काफी दूर की तरफ में स्लाइड कर जाता है। जहाँ बर्नफ सोच रहा होता है मैंने यंग लॉर्ड रे के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, और मुझे जहां तक पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ बातों करने में ही काफी ज्यादा बेहतर है, ये फाइट करने में तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, बट इन्हें देखकर लग नहीं रहा है कि ये रुकी है। अभी बर्नफ के पीछे से एमेलिया बोल रही होती है कि बर्नफ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम इस पंख के साथ में ऐसे कैसे फाइट कर सकते हो, तुम्हें ऐसे जल्द से जल्द मारना होगा। जहाँ पर बर्नफ बोल रहा होता है यंग लेडी मुझे माफ करिएगा, तभी एमेलिया बोल रही होती है हरी अप और उसे जल्द से जल्द मारो और उसका हेड को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम अपने आप को मेरा स्वॉर्ड बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसे जल्द से जल्द मारना ही पड़ेगा। तभी बर्नफ अपने स्वॉर्ड को रे की तरफ में आगे करते हुए बोल रहा होता है बच्चे तुम खुद को तैयार कर लो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आ रहा हूँ। तभी रे बोल रहा होता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वाड नाइट हो, तुम मेरे ऊपर आदेश देने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। तभी बर्नफ रे से बोल रहा होता है कि मैं आपके ऊपर एक फेवर कर रहा था, बट आप इतना ही ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, तो आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही आपके साथ में फाइट करूंगा। तभी बर्नफ अचानक से आगे बढ़ते हुए रे के ऊपर में अटैक कर देता है, जहाँ रे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक से बर्नफ उसके सामने आ गया। तभी रे अपने आप को काफी मुश्किल से बर्नफ के अटैक से बचाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है, और हमें दिखाया जाता है कि बर्नफ के अटैक के कारण रे के गाल के ऊपर में एक माइनर से कट लग जाता है, जहां हमें बर्नफ को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए रे के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। तभी हमें रे को दिखाया जाता है जो बर्नफ के अटैक को काफी मुश्किल से ही रोक पा रहा होता है। तभी हमें मेलिया को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि रे तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, पहले जो लूजर मेरे सामने आने से भी डरता था वो आज बर्नफ के सामने इतना आराम से फाइट कर पा रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। बट जो भी हो तुम बर्नफ के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। अभी हमें रे और बर्नफ को दिखाया जाता है जहां बर्नफ रे के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, जहां पे हमें रे को दिखाया जाता है जो बर्नफ के स्वॉर्ड अटैक को अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट करते हुए बर्नफ के ऊपर में अटैक कर देता है। अभी हमें बर्नफ को दिखाया जाता है जो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए रे के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और रे के ऊपर में अटैक कर देता है, जहां हमें रे को दिखाया जाता है जो उसके अटैक को डॉज करते हुए बोल रहा होता है कि तुम वापस वही ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये बोलते हुए रे वापस से बर्नफ के शोल्डर के ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है, जहां रे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि बर्नफ उसको अपने शोल्डर के ऊपर चढ़ने से रोक दिया है, और ये देखकर रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी बर्नफ बोल रहा होता है कि तुम्हारा ट्रिक वापस से काम नहीं करने वाला, और ये बोलते हुए बर्नफ रे को जमीन के ऊपर में काफी जोर से पटकता है, और हमें रे को दिखाया जाता है जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी बर्नफ आगे बढ़ते हुए रे के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है, जहां हमें रे को दिखाया जाता है जो अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए बर्नफ के शॉट के ऊपर में अटैक कर खुद को काफी दूर की तरफ में लॉन्च कर लेता है, जहां पर वो बर्नफ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है मैं समझ गया ये काफी देर से मेरे ऊपर माना का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहा था। तभी हमें बर्नफ को दिखाया जाता है जो रे की तरफ में आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है यंग लॉर्ड रे आप काफी ज्यादा डिफरेंट है जो मैंने आपके बारे में सुना है, बट मैंने जो एक कहावत सुना उसके हिसाब से ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं अगर उसके साथ में आप एक बैटल कर लेते हैं तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जहां बर्नफ रे के शॉट को पीछे की तरफ थ्रो करते हुए बोल रहा होता है कि आपका शॉट्समैनशिप काफी ज्यादा डिफरेंट है, आप जो शॉट्समैनशिप अभी चला रहे हैं उसके हिसाब से आपको देखते हुए लग रहा है कि आपने ये रियल बैटलफील्ड के अंदर में अनुभव लेकर सीखा हुआ है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं था। और क्या ये हो सकता है कि आपने बारबेरियन के खिलाफ में इतना ज्यादा वॉर कर लिया है कि आप उनके स्टाइल को काफी हद तक अडेप्ट कर चुके हैं, बट आपका शॉट्समैनशिप बैटलफील्ड के अंदर में क्योटिक मूवमेंट पे काफी ज्यादा काम आ सकता था, बट मेरे सामने ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। यंग लॉर्ड रे आपका कहानी अब यहीं पर खत्म होता है। तभी हमें रे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और बर्नफ की तरफ में देखते हुए सोच रहा होता है मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जहां बर्नफ अपनी नैरो शॉट का एडवांटेज लेते हुए हमेशा मेरे हेड और शोल्डर के ऊपर में अटैक करता है, और उसके कारण मैं उसके ब्लेड का अटैक टाइमिंग और डिस्टेंस को बढ़िया से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाउएवर मैं उसके क्लोज रेंज में जाकर अटैक करता हूँ तो उसके बड़े ब्लेड के कारण वो मेरे ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक तो नहीं कर पाएगा, बट मैं उसके ऊपर ये टेक्निक वापस से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। जहाँ रे बर्नफ को देखते हुए सोच रहा होता है कि वो मेरा पहले से ही इंपोर्टेंट नहीं था और मुझे उसके ऊपर फाइट लेने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं, बट तुम अब देख ही सकते हो और मेरे पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है। जहाँ रे ये बोलते हुए अपने माना थ्रेड से अपने शॉट को अपनी तरफ में खींचता है, जहां बर्नफ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि माना का एक थ्रेड यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी रे का शॉट बर्नफ के हेड के ऊपर में लगता है, जहां रे आगे बढ़ते हुए बर्नफ के ऊपर में चढ़कर उससे काफी जोर से अपने घुटने से बर्नफ के फेस के ऊपर में मारता है। जहां बर्नफ सोच रहा होता है कि इसने अभी यहाँ पर क्या किया। तभी हमें
एमिलिया को दिखाया जाता है जो बर्नफ के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमें रे को दिखाया जाता है जो बर्नफ के ऊपर में अपने शॉट से अटैक कर देता है, जहां हमें बर्नफ को दिखाया जाता है जो अपने शॉट को रे के शॉट अटैक के सामने में लाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर जाता है और रे को काफी दूर की तरफ में डिफ्लेक्ट कर देता है, जहां रे काफी मुश्किल से अपने आप को बैलेंस करता है। तभी बर्नफ एमिलिया से बोल रहा होता है, यंग लेडी आपको यहाँ से जल्द निकलना होगा, और इस रेट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सेफ रख पाऊंगा। जहां बर्नफ अपने शॉट को रे की तरफ में करते हुए बोल रहा होता है कि बच्चे खुद को तैयार कर लो, अब से मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ में तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। जहां रे बोल रहा होता है कि मैं यही तो देखना चाहता था, काफी लंबा समय हो चुका है किसी वर्दी अपोनेंट से मिले हुए और उससे लड़े हुए। तभी हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो अपने बिल्ली के साथ में वहां पर भाग रही होती है और वो सोच रही होती है कि रे तुम मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो, और वो सोच रही होती है कि आखिर रे को किसने जानकारी दी हमारे गिल्ड के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसे इतना ज्यादा जानकारी खुद से ही पता क्या है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई ना कोई तो गद्दार होगा जो उसे बता रहा होगा। और क्या ये बात सच है कि उसने ऑर्क रेड के दौरान बहुत सारे ऑर्क को मारा है, अपने बहन को असैसिन से बचाया है, ऑल दो उसने डॉज को हराया है। मैंने सोचा कि ये उसका लक हो सकता है या फिर ये किसी के द्वारा फैलाया गया हुआ अफवाह हो सकता है, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात सच भी हो सकता है। तभी वो सोच रही होती है आखिर ये साले भड़वे गार्ड गए तो गए कहाँ, मैंने तो उन्हें यहीं पर अपॉइंट किया था। तभी वो आगे बढ़ते हुए देख रही होती है किसी ने उसके सारे के सारे गार्ड्स को वहीं पर मार दिया होता है, जहां वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन है यहाँ पर। तभी बेलिना पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोल रही होती है काफी समय हो चुका है आपसे मिले हुए यंग लेडी। तभी एमिलिया सोच रही होती है कि ये तो पर्डियम की मेड है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी बेलिना अचानक से एमिलिया के पीछे में आते हुए उसके गर्दन के ऊपर में डैगर रखते हुए बोल रही होती है कि एकदम शांत रहिए यंग लेडी। जहां ये देखकर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अचानक से मेरे पीछे कब आ गई। तभी बेलिना एमिलिया के चिक के ऊपर से वो स्पाइडर लेते हुए बोल रही होती है कि मैंने अभी तक नहीं सोचा था कि आपने इस स्पाइडर को अपने लिप के ऊपर में रखा हुआ होगा। आई बिलीव ये शायद एंगेजमेंट सेरेमनी के द्वारा ही होगा। मुझे याद है कि मैंने यंग लॉर्ड रेफॉल्ट और अपने लॉर्ड के कन्वर्सेशन को मैंने अच्छे से सुना होगा छुपकर। जहां तक मुझे याद है कि आपके भाई बहन आपको काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करते थे आपके आसपास में मकड़ियों को देखकर, तब आपने काफी सारे मकड़ियों को खुद से पाला और अपना रिवेंज लिया। बट मैं अभी तक ये श्योर नहीं हूँ कि तुमने अपने ट्रॉमा को कम करने के लिए ये सब किया या फिर उनके ऊपर असैसिनेट करने के लिए ये सब किया। भाइयों तुम लोगों ने यहाँ पर गौर किया एमिलिया का बिल्ला उसके ही हाथों से अभी तुरंत की तुरंत भागा है। और भाइयों इससे हमें काफी कमाल का सीख मिलता है कि तुम्हें कुत्ता पाल लेना चाहिए, अपने दोस्त को पाल लेना चाहिए, पर कभी भी बिल्ली और अपने गर्लफ्रेंड को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कब वो छोड़कर तुम्हें चला जाए कभी पता नहीं चलता। अभी बेलिना उस स्पाइडर को जमीन के ऊपर में फेंकते हुए बोल रही होती है कि यंग लेडी मुझे माफ करेगा बट ये स्पाइडर आपके लिप्स के ऊपर में बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और ये बोलते हुए बेलिना एमिलिया के स्पाइडर को वहीं पर कुचलकर मार देती है और वो बोल रही होती है कि क्या आप मेरे साथ अभी कॉपरेट करना चाहेंगे यंग लेडी। इसके बाद हमें रे और बर्नफ को दिखाया जाता है जहां बर्नफ अपने मानव को काफी इमेंस अमाउंट में रिलीज कर रहा होता है। तभी रे सोच रहा होता है कि अभी रूम का एयर काफी हद तक चेंज हो रहा है, ये सच में काफी ज्यादा अमाउंट में अपने मानव को रिलीज कर रहा है यहाँ पर। तभी बर्नफ रे से बोल रहा होता है आपने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनिंग अपोनेंट हूँ आपका, और आपका बात सुनते हुए लग रहा है कि कोई लोली मर्सनरीज ऐसा बोल सकता है और आप खुद को नोबल बोलते हैं मेरी यंग लेडी की तरह। तभी रे बोल रहा होता है कि हाँ मैं हूँ नोबल, और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एक स्क्वाड नाइट हो तो तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए। जहाँ रे के ये बोलते ही वहाँ का माहौल अचानक से शांत हो जाता है। तभी अचानक से बर्नफ रे के ऊपर में अटैक कर देता है, जहां रे बर्नफ के अटैक को ब्लॉक कर जाता है। तभी बर्नफ बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पर नोबेलिटी को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ये बोलते हुए बर्नफ अपने स्वॉर्ड से कंटिन्यूअसली रे के ऊपर में अटैक कर रहा होता है, जहां रे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बर्नफ के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। जहां हमें बर्नफ के अटैक को दिखाया जाता है जो कंटिन्यूअसली रे के गर्दन के ऊपर में अटैक कर रहा होता है, जहां रे काफी मुश्किल से बर्नफ के अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इसका अटैक काफी ज्यादा फास्ट है, मुझे किसी तरह से इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर इसके ऊपर में अटैक करना होगा। जहां ये सोचते हुए रे बर्नफ के स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर उसके ऊपर में अटैक करता है, जहां बर्नफ अपने स्वॉर्ड से रे के स्वॉर्ड को राउंड में घुमाकर डिफ्लेक्ट कर देता है। जहां ये देखकर रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी बर्नफ आगे बढ़ते हुए रे के ऊपर में अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि ये आपका आखिरी अटैक था यंग मास्टर। बर्नफ रे के ऊपर में अटैक कर देता है, जहां हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं, जहां बर्नफ कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो सोच रहा होता है मैंने जो अटैक इसके ऊपर किया था वो काफी ज्यादा डेंजरस अटैक था, मैंने इसके गर्दन के ऊपर में डायरेक्टली अटैक किया था, बट इसने अपने गर्दन को बचाने के लिए अपने शोल्डर को सामने लाकर मेरे शॉट को डिफ्लेक्ट कर खुद से दूर ले गया। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जहां रे अचानक से बर्नफ के ऊपर में अटैक कर देता है, तभी बर्नफ अपने शॉट से रे के अटैक को ब्लॉक कर जाता है, जहां वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने गार्ड को अभी बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहिए, और अभी तो बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेंस बैटल बन चुका है। बट हाउएवर रे अब तुम्हें मरना ही होगा। जहां ये बोलते हुए बर्नफ अपने शॉट से रे के शॉट को डिफ्लेक्ट कर उसके ऊपर में किक मारता है। अभी बर्नफ रे से बोल रहा होता है ये उस आदमी और मेरे बीच में डिफरेंस है जो अपने शॉट को मनोरंजन के लिए चलाता है। जहां हमें रे को दिखाया जाता है जो किक खाने के बाद में काफी दूर की तरफ में स्लाइड कर जाता है। अभी रे सोच रहा होता है एज एक्सपेक्टेड ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। जहां रे बर्नफ के बारे में सोच रहा होता है बर्नफ का शॉट अटैक काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा एक्यूरेट है और मुझे इसे डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं अगर
क्लोज रेंज के अंदर मैं बर्नफ से फाइट करता हूँ तो ये काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं बर्नफ को बिल्कुल भी क्लोज रेंज के अंदर में डिफीट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं अपने स्वॉर्ड के साथ में बर्नफ के ऊपर मैं अटैक करता हूँ तो बर्नफ अपने स्वॉर्ड के साथ में ऐसा अटैक करता है कि लगता है कि हमारा स्वॉर्ड एक दूसरे से कभी भी अलग हो ही नहीं सकता। और मेरे माना के स्टार्ट के हिसाब से मैं इसके स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मेरा जो अभी करंट माना का स्टार्ट है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करना होगा और इसे जल्द से जल्द हराना होगा। बट इसी के साथ तुम एक चीज के ऊपर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया और वो है कि मेरा यूनिक माना कल्टीवेशन टेक्निक, जहाँ ये बोलते हुए रे अपने थर्ड माना कोर को अनलिस्ट करते हुए बर्नफ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ रे आगे बढ़ते हुए बर्नफ के स्वॉर्ड के ऊपर में अटैक कर उसे राउंड में घुमाकर उसे दूर की तरफ में डिफ्लेक्ट कर देता है। जहाँ बर्नफ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर रे के साथ में अभी हुआ क्या है, इतना इमेंस अमाउंट में माना कॉम्बैट के अंदर में रे कैसे रिलीज कर सकता है। अभी हमें रे को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड के साथ में बर्नफ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वहां पर कोई उन्हें रोकने के लिए बोलता है, जहां हमें रे के स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो एग्जैक्टली बर्नफ के हेड के ऊपर में रुकता है। तभी हमें बेलिना को दिखाया जाता है जो अमेलिया को लेकर वहां पर आ गई होती है और जहां अमेलिया बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ रे। तभी हमें अमेलिया को दिखाया जाता है जो रे से बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर 10,000 गोल्ड कॉइन चाहिए ना, तो तुम यहाँ पर ले सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अभी अभी 10,000 गोल्ड कॉइन दे रही हूँ और तुम यहाँ पर वो सब लेकर यहाँ से चले जाओ। भाई मैं इस पॉइंट पर ऑथर को एक गाली देना चाहता हूँ, साला ये कैसा फेस बनाकर यहाँ पर ये बोल रही है। इतना इंटेंस बैटल के अंदर में ऐसा हवस भरा फेस मत दिखाया करो यार, का सारा मूड का धज्जा उड़ जाता है यहाँ पर। इसी के बाद रे अमेलिया की तरफ में देखते हुए बोल रहा होता है कि अभी तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो, जब मैं तुमसे नाइसली पूछ रहा था और जब मैं नाइसली पैसा तुमसे मांग रहा था तभी तुम्हें यहाँ पर मुझे पैसा दे देना चाहिए था। ये बोलते हुए रे अपने स्वॉर्ड को बर्नफ के हेड के ऊपर से हटा लेता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी बेलिना बोल रही होती है, यंग लॉर्ड मुझे यहाँ पर माफ करिएगा बट ये दो प्रेमी के बीच में झगड़ा कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तभी रे आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, अरे नहीं यहाँ पर बस थोड़ा सा माइंडसेट के अंदर में डिफरेंस है बस। तभी रे अमेलिया के सामने हमें आते हुए बोल रहा होता है, अमेलिया तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बैड न्यूज है, तुमने जो यहाँ पर इतना ज्यादा बकवास कांड किया है इसके कारण ये इसका प्राइस अब 20,000 गोल्ड हो चुका है, अब तुम्हें इतना पे करना ही पड़ेगा। और भाइयों मैं तो यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, हम तो जाएंगे सनम, साथ में तुम्हारा प्रॉपर्टी भी लेते हुए जाएंगे। और भाइयों ये तो वही बात होगी, कुछ मेहमान आपके घर पे आते हैं, खाना पीना खाते हैं और आपके ही हाथ से पैसा लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी निकल सकता है कि आपके मेहमान के अंदर कोई बीमार हो या फिर आपके मैरिज का यहाँ पर बात हो। और इन दैट केस यहाँ पर अपने भाई ने शगुन ले लिया है तो इस हिसाब से आपको मैरिज के अंदर में जाना कंपलसरी हो चुका है। और भाई मुझे किसी के मैरिज लाइफ के अंदर में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, जो सिंगल है, जो मिंगल है वो मिंगल है भाई, और इस चीज के अंदर मेरे को घंटा इंटरेस्ट है नहीं और इसलिए मेरे से तो ये सब चीज के बारे में बात करना ही मत। रे के जाने के कुछ घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अमेलिया गुस्से में एक वॉच को तोड़ देती है। और भाई तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया, वो सामने देखो बिल्ली को, भाई इसका चेहरा देख के लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ कभी खड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने पहले भी कहा और अभी कह रहा हूँ कि कुत्ता पाल लेना, अपने दोस्त को पाल लेना, बट अभी तो तुम लोग खुद ही इतना ज्यादा स्मार्ट हो कि सब समझ जाओगे। अभी बर्नफ अमेलिया से बोल रहा होता है कि यंग लेडी मुझे माफ करिएगा, मैंने जो रे के बारे में रूमर सुने थे उससे वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक टाइम पर उसने तो एक एडवांस लेवल माना नाइट का भी माना को सरपास कर दिया था। तभी अमेलिया बोल रही होती कि रे काफी ज्यादा बदल चुका है पहले से। जहाँ बर्नफ अमेलिया से बोल रहा होता है तो क्या हमें यहाँ पर डेल्फिन टीचर को ये सब चीज के बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए। तभी अमेलिया बर्नफ को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है कि तुम अपना जवान को संभाल कर यहाँ पर बात करो, अगर डेल्फिन टीचर को इस मामले के बारे में पता चला तो वो हमें यहीं पे मार के रख देगा, ऑल दो तुम नहीं जानते हो उसके बारे में कि वो कितना ज्यादा डरावना है। तभी अमेलिया बता रही होती है कि डेल्फिन टीचर के साथ में मैंने सीक्रेटली अलायंस बना के रखा है जो मेरे फादर को भी अभी बिल्कुल नहीं पता है और डेल्फिन टीचर ने हमारे साथ में एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके हिसाब से वो हमारे जितने भी रिबेलियंस उन सबको कंट्रोल करेगा और आगे जाकर पर्डियम को खत्म करने में वो हमारा मदद करेगा। जिस मोमेंट पे मेरे सिबलिंग्स को पता चला तो वो मुझे जान से तुरंत ही मार देंगे। ऑल दो एक बात के ऊपर और गौर करो कि रे को ये भी पता है कि उसको हमारे मर्चेंट गिल्ड के बारे में अच्छे से पता है, तो ये हो ही नहीं सकता है कि उसे एग्रीमेंट के बारे में पता ना हो। तभी अमेलिया बर्नफ से बोल रही होती है कि तुम्हें रे को जल्द से जल्द मारना होगा, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तभी बर्नफ अमेलिया से बोल रहा होता है कि मैं समझ गया यंग लेडी आप क्या चाहते हैं। ऑल दो मैंने रे के बॉडी के ऊपर में काफी सारा कट लगा दिया है और एक हेवी कट उसके शोल्डर के ऊपर में लगा दिया है और ऊपर से रे ने अभी काफी एक्सक्लूसिव अमाउंट में माना को इस्तेमाल किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि रे अभी अपने सही सिचुएशन के अंदर में नहीं है और वो अपने मानव को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए वो अब काफी ज्यादा थका हुआ होगा और ऊपर से वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। तो इस टाइम पर रे काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम है कि हम रे को यहाँ पर मार दें। और यंग लेडी अगर हमें अभी रे को मारना है तो हम अपने लैंड का नाइट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी अमेलिया बोल रही होती है कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, इसलिए तो हमने उन लोगों को पाल कर रखा हुआ है। जहाँ बर्नफ बोल रहा होता है तो क्या आप वाइल्ड कैट्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं यंग लेडी, मैं समझ गया हमें क्या करना है आगे। तभी अमेलिया एक मैप के ऊपर में एक झंडा रखते हुए बोल रही होती है कि इस ग्रुप के अंदर में अनाथ हुए बच्चे जिनका कोई भी स्टेटस नहीं है और वो नेचुरल टैलेंट के साथ में यहाँ पर पैदा
होते हैं, ये है वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स, और तुम उन सारे लोगों को इस जगह पर भेजो और उनमें से जितने भी लोग हैं वो सारे के सारा माना इस्तेमाल करने में कैपेबल होने चाहिए। तभी बर्नअप बोल रहा होता है कि मैं समझ गया यंग लेडी, ये पाथ पर्डियम और रेफॉर्ड काउंटी को जोड़ने का काम करता है और ये काफी ज्यादा घना जंगल से भरा हुआ है और यहाँ का रास्ता काफी ज्यादा तंग है। ये काफी ज्यादा बढ़िया जगह है कि हम वहाँ पर रे को जान से मार दें और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगा। जहाँ बर्नअप बोल रहा होता है मैं उन सारे लोगों को तैयार करता हूँ और वहां पर भेजता हूँ। जहाँ एमिलिया बोल रही होती है गेस्लिन खुद को तैयार कर लो, अब तुम मेरे ह्यूमिलेशन का बदला चुकाने वाले हो, इसलिए तुम खुद को तैयार कर लो, अब तुम मरने वाले हो। तभी हमें गिस्लिन के कैरेज को दिखाया जाता है जो रिफॉल्ट कंट्री के अंदर से निकल रहा होता है। और भाई तुम लोग बॉडी देख रही हो रेखा, मैं यहाँ पर 2 साल से भाई पुशअप मार रहा हूँ, मेरे हवाइयां निकले हुए हैं और ये भाई 2 महीने के अंदर में ऐसा बॉडी बना रखा है। तभी फर्गस रे से बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आप श्योर हैं कि आपका अभी बॉडी का हालत काफी ज्यादा ठीक है। तभी फर्गस से बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ रे सोच रहा होता है कि मेरे बॉडी के ऊपर में जितने भी कट्स हैं वो ज्यादा डीप नहीं है, बट इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर बैटल को कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड कर दिया है। ऑल्दो जो मैंने 20,000 गोल्ड एमिलिया से लिया है वो हमारे टेरिटरी के अंदर में बेसिक नीड्स को और बेसिक रिबिल्ड को कंप्लीट करने के लिए काफी ज्यादा इनफ होगा और ये कुछ सालों तक तो चले जाएंगे। और मैं चाहता था कि मैं एमिलिया को वहां पर मार दूं और ये काफी ज्यादा अच्छा होता, बट मेरा कंट्री पहले से ही बारबेरियन के खिलाफ में वॉर कर रहा है और उससे वो काफी ज्यादा सफर कर रहा है और मैं यहाँ पर अगर एक और वॉर खड़ा कर देता तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता। अच्छा हुआ कि मैंने वहां पर बैक ऑफ कर लिया और इससे मुझे काफी ज्यादा इनफ टाइम मिल चुका है खुद को प्रिपेयर करने के लिए। और ये फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता क्योंकि मुझे एमिलिया के सारे कारनामों के बारे में पता है और उसके गिल्ट के बारे में पता है, तो इसलिए एमिलिया इस चीज के बारे में काफी ज्यादा टेंशन लेगी और मेरे पास इतना ज्यादा टाइम होगा कि मैं इस टाइम को बढ़िया से इस्तेमाल कर पाऊं। अभी एमिलिया रे की तरफ में देखते हुए बोल रही होती है कि आपने जैसा कहा था इंग्लैंड सब चीज वैसा ही चल रहा है। जहाँ ये बात सुनकर रे बोल रहा था तुम क्या बात कर रही हो, तभी एमिलिया बोल रही होती है कि आपने कहा था कि अगर मैं रूम के अंदर से फाइट का नॉइज सुनूं तो मैं सारे के सारे गार्ड्स को वहां पर ढेर कर दूं, और आपने ये भी कहा था कि अगर लेडी एमिलिया उस रूम से बाहर आए तो मैं उन्हें हॉस्टेज ले लूं। तभी रे बोल रहा होता है कि हाँ मैंने कहा था, बट मैंने ये सारा चीज फर्गस को करने के लिए बोला था। तभी रे को एक झटका लगता है और वो खून खांसने लगता है। जहाँ रे का ये हालत देखते हुए बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आपका तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। तभी रे सोच रहा होता है कि ये मेरा थर्ड कोर खोलने का यहाँ पर बैकलैश हो रहा है, पर ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, बट ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तब हो सकता है कि जब मैं अपना पावर का इस्तेमाल करना चाहूँ तभी मेरे को अगर बैकलैश आ गया तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा खुद के पावर को बैलेंस करने का और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का। अभी बेलिना रे का हाथ पकड़ लेती है। जहाँ ये देख रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछ रहा है कि तुम बेलिना यहाँ पर क्या करना चाहती हो। जहाँ बेलिना रे का हाथ चेक करते हुए बोल रही होती है कि आपकी बॉडी के अंदर भी जितना भी माना का फ्लो है काफी ज्यादा मिस है। और भड़ो तुम लोग ये मत सोचना कि रे अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, सालो तुम लोग बहुत बड़े कमीने में जान रहा हूँ अच्छे से। बेलिना अपने पास एक निडल निकालते हुए रे के एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर में कुछ टेक्निक परफॉर्म करने लगती है। जहाँ ये देखकर रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी रे अपने बॉडी के अंदर में कुछ महसूस करता है। जहाँ अचानक से रे अपने बॉडी के अंदर से कुछ इंप्योरिटीज को बाहर निकालता है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है मेरे बॉडी के अंदर में जो माना रूट है वो थोड़ा सा खुल चुका है और ये ऐसा टेक्निक है जिससे कोई बिना माना के डीप नॉलेज के परफॉर्म नहीं कर सकता है। तभी रे बेलिना की तरफ में देखते हुए सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि बेलिना कोई ऑर्डिनरी मेड नहीं है क्योंकि मेरी मॉम ने इसे यहाँ पर लाया है, बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो बेलिना। ऑल्दो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास में इतना ग्रेट लेवल ऑफ स्किल है वो एक कंट्री साइड के अंदर में एक छोटे से कंट्री के अंदर में एक मेड का काम क्यों कर रही है, ये जानकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। बट ये भी बहुत अच्छा है कोई मेरे कंट्री के ऊपर में और मेरे लैंड के ऊपर में इतना ज्यादा स्किल है जो मेरे पर्डियम को प्रोटेक्ट कर सकता है और मैंने जो अभी तक देखा है वो तो बस शुरुआत है। तभी बेलिना रे से बोल रही होती है कि यंग मास्टर आपको अगर किसी चीज के अंदर में भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे बताइएगा तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि मैं आपके ऊपर में बिलीव करती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लेडी एमिलिया से इतना ह्यूज अमाउंट में मनी क्यों लिए हैं। तभी रे बोल रहा होता है ज्यादा बड़ा कुछ खास बात नहीं है, बस मुझे उस पैसे को इस्तेमाल करना है और एमिलिया ही एक ऐसी लड़की है जिसे मैं जानता हूँ जो काफी ज्यादा रिच है। और ये बात जानकर फर्गस और बेलिना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ बेलिना रे के ऊपर में चलाते हुए बोल रही होती है तो क्या आप इस रीजन के कारण में वहां पर अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिए, क्या होगा काउंटर फॉल्ट को पता चल गया कि आपने वहां पर क्या किया है। तभी रे बोल रहा होता है अरे तुम यहाँ पर टेंशन बिल्कुल मतलब बेलिना, मैं जानता हूँ कि एमिलिया वहां पर बिल्कुल भी अपने फादर से ये बात बोलने वाली नहीं है। तभी रे बेलिना से बोल रहा होता है कि बेलिना तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो ना। जहाँ बेलिना चिढ़ते हुए बोल रही होती है यस यंग मास्टर मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, बट क्या आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि आप इतने ह्यूज अमाउंट में मनी का करने क्या वाले हैं, क्योंकि आप उस पर्सन को तो ये सब बता ही सकते हैं जो आपके साथ में वहां पर फाइट किया था। रे वहां पर फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट का नाम लेता है। जहाँ ये नाम सुनकर बेलिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ रे बता रहा होता है मैं आगे जाकर फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के ऊपर में कंट्रोल करूंगा। ये जानकर फर्गस बोल रहा होता है यंग मास्टर आप यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट आपके ग्रैंडफादर के टाइम से चल रहा है और वहां पर ये सब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तभी वहां पर रे ओल्डमैन फर्गस को शांत करते हुए बोल रहा होता है ओल्डमैन फर्गस क्या आपको याद है कि मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट किया था कैसल के अंदर जाने से पहले। तभी फर्गस बोल रहा होता है यस यंग मास्टर मुझे याद है आपने जिस आदमी को ढूंढने के लिए बोला था और जिस लोकेशन पर आपने बोला था वो वहीं पर है, बट उसका हालत अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तभी रे फर्गस को रोकते हुए बोल रहा होता है जब तक वो जिंदा है वहां पर सब चीज ठीक है, तुम मुझे जल्द से जल्द उसके पास लेकर चलो। जहाँ बेलिना रे के ऊपर में चिल्लाते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी हमें घर पर जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि आपका हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है और आप इस सिचुएशन के अंदर में बाहर बिल्कुल भी नहीं घूम सकते हैं।
तभी रे बेलिना को शांत कराते हुए बोल रहा होता है, बेलिना क्या तुम्हें लगता है कि जो हमने अमेलिया के साथ में अभी किया है उसके हिसाब से अमेलिया हमें यहाँ से इतना आराम से जाने देगी? रे सोच रहा होता है मैं उसके पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे शांत करने के लिए जरूर जान से मारने का ट्राई करेगी। तभी बेलिना चलाते हुए बोल रही होती है कि यंग मास्टर आप जानते हैं कि मैं फाइटिंग के अंदर में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऊपर से ओल्ड मैन फर्गस भी अभी नाइट है, आप जान रहे हैं ना कि हम अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तभी रे बेलिना से बोल रहा होता है मैं जान रहा हूँ बेलिना तुम यहाँ पर क्या बोल रही हो, बट ये काफी ज्यादा डिफरेंट फील्ड है और यहाँ पर तुम्हारा कोई रोल नहीं है और अब टाइम आ चुका है कि मुझे एक वैनगार्ड चाहिए। फिर इसके कुछ समय बाद हमें रे की कैरेज को एक हट के सामने में दिखाया जाता है जहाँ पर रिकार्डो आगे बढ़ते उस घर के गेट के ऊपर में नॉक करता है। तभी बेलिना बोल रही होती है ऐसा देखकर लग रहा है कि घर को अबैंडन कर दिया गया है। तभी फर्गस बोल रहा होता है इसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। तभी उस घर का गेट खोलते हुए कोई ओल्ड मैन बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो। जहाँ उस ओल्ड मैन का हालत देखते हुए सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बेलिना रे के कान में बोल रही होती है यंग मास्टर क्या आप श्योर है कि ये वही आदमी है? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये फाइट कर पाएगा, फाइट तो दूर की बात है ये तो कल तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तभी रे बेलिना से बोल रहा होता है बिल्कुल नहीं, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। तभी वो ओल्ड मैन रे को देखता है और वो बोल रहा होता है कि यंग नोबल तुम काफी ज्यादा बोर लग रहे हो, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए और मेरा टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी रे उसे रोकते हुए बोल रहा होता है रुकिए, द एक्स कैप्टन ऑफ द मर्सनरीज गिलेन। और रे का ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो रे की तरफ में देखने लगता है। तभी रे बोल रहा होता है मैं आपको देखने के लिए काफी ज्यादा तरस रहा था। और बस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा देर से आ रहा है क्योंकि भाई मेरे स्कूल वालों ने लाइफ के लगा रखे हैं, अभी इतना ज्यादा प्रैक्टिकल और एग्जाम दे रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं और ऊपर से मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूं तो उसके साथ में वीडियो बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और तो ऊपर से अभी 2 महीने तक मेरे एग्जाम चलने वाले हैं तो इस बीच में मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना पाऊंगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1 से 2 वीडियो महीने के अंदर में डाल दूं। एंड मुझे एक और यहाँ पर बात बोलना है, मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे कंटेंट के अंदर से मेरे कुछ मिस्टेक निकाले और मुझे इंप्रूव करने में कुछ मदद किया है। ऑल्दो वो कमेंट तो कुछ फनी अंदाज के अंदर में थे बट मैं उसको मीन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने कंटेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करूं और आपको बढ़िया क्वालिटी में अपने कंटेंट को प्रोवाइड करूं। एंड थैंक यू वंस अगेन क्योंकि आप लोगों के कारण मैंने अपने मिस्टेक को जल्द से जल्द फाइंड कर लिया और अगर आप नहीं होते तो मैं अपने मिस्टेक को काफी देर से फाइंड करता और ये काफी ज्यादा देर हो जाता। सो थैंक यू गाइस, अंटिल देन एंजॉय योर लाइफ इन दिस यूनिवर्स।